आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं राष्ट्रीय एकता दिवस की। दोस्तों 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने बोला कि साहब इतने बड़े हीरो 400 साल से ज्यादा पोर्चुगीज यानी कि पुर्तगाल ने 400 साल से ज्यादा गोवा को अपनी गिरफ्त। हैदराबाद की पूरी बिरयानी खा गया। मुझे लगता है हैदराबाद में भी 6 महीने तक बिरयानी मिलेगी। दे हैव ईटन इन एडवांस। पूरे हैदराबाद की चपत कर गए बिरयानी। आप कोई वेस्ट की साजिश मत करो, वही यहूदियों का प्लेन आप कराची में लैंड करवा दो, पूरा कराची आ जाएगा मारने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं राष्ट्रीय एकता दिवस की। दोस्तों 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने बोला कि साहब इतने बड़े हीरो भारत के, इतने बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन उनको याद करने का कोई दिन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो 31 अक्टूबर को 2014 के बाद हर साल यानी कि 31 अक्टूबर हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे, जन्मदिन उनका, उसका एकता दिवस से क्या लेना देना है? दोस्तों मैं बताता हूं आपको। जब भारत आजाद हुआ था, जब स्वतंत्र हुआ था भारत 15 अगस्त 1947 पर, तो दोस्तों उस वक्त भारत में प्रिंसिपैलिटीज थी। उसमें छोटे छोटे राजे, रजवाड़े, नवाब, निजाम, बड़े भी थे, छोटे भी थे सब। और ये थे तकरीबन 565 ब्रॉडली, ये इतने थे। कुछ कुछ बहुत बड़े रजवाड़े थे। बड़े रजवाड़ों में आ गए ग्वालियर, जम्मू और कश्मीर, मैसूर, जयपुर, ये बड़े बड़े रजवाड़े। और कुछ छोटे रजवाड़े थे, कुछ 100 एकड़ के। तो ये प्रिंसिपैलिटीज जो थी, जो किंग्स और प्रिंसेस और निजाम्स और नवाब्स और महाराजा, राजा, इन सबको मिला के पूरा बना भारत। इसमें से कई लोग थे जो चुपचाप, जिन्होंने बोला कि साहब ठीक है हम भारत के साथ ही रहेंगे। कुछ थे जिनको खाज थी, ठीक है साहब। उस खाज के चक्कर में ऐसा लग रहा था कि भारत की जो एकता है वो हो सकता है छिन्न भिन्न हो जाए। अंग्रेज चले गए थे, बहुत कम अंग्रेज बाकी थे। नया नया देश आजाद हुआ था और वहां पे 8-9 हफ्ते के बाद पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर पर हमला कर दिया। दोस्तों अब आप सोचिए, नया देश, पैसा सारा लूट गए अंग्रेज सब कुछ छोड़ के चले गए। यहां पे एक गरीब देश जो एक जमाने में सोने की चिड़िया हुआ करता था, सारा पैसा लूट लिया, जाहिर सी बात है देश गरीब। उसके बाद अंग्रेज सब कुछ छोड़ के चले गए, अच्छा हुआ, लेकिन अब खुद मैनेज कर रहे हैं, खुद मैनेज करना है। और ये 565 जो राजे, महाराजे और नवाब, सबको ये बोलना है कि साहब इंडिया है, इंडिया के साथ रहना है। अब जैसे निजाम हैदराबाद का नाम ले लीजिए। निजाम हैदराबाद यानी कि हैदराबाद की जो रियासत थी, बहुत बड़ी रियासत थी दोस्तों एक जमाने में, बिग। और ये भी 21 गन सैल्यूट उस जमाने में जो टॉप रियासत थी उसमें एक नाम आता था। मैंने आपको नाम बताया था ना, मैसूर का, जम्मू और कश्मीर का, ग्वालियर का। वैसे ही हैदराबाद का निजाम भी उसी लेवल पे आता था, टॉप पे। और एक जमाने में निजाम ऑफ हैदराबाद दुनिया का सबसे रईस आदमी भी कहते थे। अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, मुझे नहीं पता, लेकिन कहते थे ही वाज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। निजाम हैदराबाद को खुजली मची। एक तो पाकिस्तान का प्रेम जागा उसके अंदर, फिर उसको लगा कि यार डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो बहुत जो भी है, कहां हैदराबाद साउथ में, कहां पाकिस्तान ऊपर, कैसे पहुंचेंगे, क्या है। आजादी की बात ये सोचने लगा कि मैं तो आजाद देश बनाऊंगा, हैदराबाद विल बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, मैं उसका राजा, मैं आराम से राज करूंगा। इसकी एक फौज थी रजाकर। रजाकार जो थे ये लड़ते थे, ये सैनिक थे, ये फौज थी हैदराबाद के निजाम की। और ये एक चीज में बड़ी एक्सपर्ट थे। रजाकर ने हिंदुओं को तो उनके ऊपर जुल्म करा, मारा, ये बात तय है, लेकिन इसके अलावा वो लोग क्या करते थे, जो आम जनता थी, जो निहत्ती थी, उनके ऊपर अत्याचार करते थे। और इसलिए इनकी ये गुंडे टाइप के थे, दे वर नॉट प्रोफेशनल फाइटर्स। तो जब ऑपरेशन पोलो लॉन्च करवाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बोला ऑपरेशन पोलो लॉन्च करो, भारतीय सेना गई। भारतीय सेना ने मार मार के रजाकर का दुम्बा बनाया। दोस्तों रजाकर ने कर दिया सरेंडर। पाकिस्तानी प्रेम था वहां पे बहुत ज्यादा, रजाकरों में भी पाकिस्तानी प्रेम था। जैसे पाकिस्तानी सेना बाद में जाके 71 में सरेंडर करती, इन भाइयों ने 47 में ही सरेंडर कर दिया, कहानी खत्म कर दी। इन लोगों ने बोला कि हैदराबाद आ गया ऑपरेशन पोलो के बाद भारत के अंडर। वही एक केस हुआ था, ऑपरेशन विजय लॉन्च करना पड़ा गोवा। 400 साल से ज्यादा पोर्चुगीज यानी कि पुर्तगाल ने 400 साल से ज्यादा गोवा को अपनी गिरफ्त में रखा था। बहुत लोग नहीं जानते, हम लोग ये सोचते हैं कि पूरा भारत जो था वो अंग्रेजों के कब्जे में था, ऐसा नहीं है। पुर्तगाल ने गोवा पे कब्जा कर रखा था और दोनों देश यूरोपियन,
अब पुर्तगाल हिलने का नाम न ले। फिर वहां पे वल्लभ भाई पटेल साहब ने चाबी लगाई और वहां पे लॉन्च हुआ ऑपरेशन विजय। फिर मार पड़ी वहां पे और पुर्तगाली फौज वहां से भागी और गोवा भारत का हिस्सा बना। धीरे धीरे करके पूरे भारत को उन्होंने जोड़ा। उनको बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोग कहते हैं कि अगर वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन जाते तो भारत का नक्शा ही कुछ और होता। अब पता नहीं दोस्तों, ये इतिहास की बातें हैं, मुझे इतनी नॉलेज है नहीं इस मामले में, लेकिन एक चीज मैं बताता हूं कि उस वक्त कई लोग ये भी कहते हैं कि साहब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप जोर जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं। कई लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं। उस जमाने में देखिए, हर एक समय में ना अलग चीजें होती हैं, अलग चीज की रिक्वायरमेंट होती है। उस जमाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो डोज उन्होंने दी थी ना हैदराबाद को और गोवा को, वो डोज की जरूरत थी, वरना ये भारत से अलग हो जाते और ये भारत के ही हिस्से थे। और अंग्रेज पूरा चाहते थे कि जब जाएं भारत से तो छिन्न भिन्न होकर जाए भारत। तो आज की तारीख में जो एकता दिवस मनाते हैं हम, राष्ट्रीय एकता दिवस, वो क्यों मनाते हैं? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मेहनत की वजह से, उनके दिमाग की वजह से और उनके दृढ़ संकल्प की वजह से भारत आज की तारीख में एक है। और अगर वो भारत के पहले प्रधानमंत्री होते, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक है। मैं नेहरू जी को कोई गलत नहीं बता रहा कि नेहरू जी ने, ठीक है, उस दोस्तों अंग्रेजी में कहावत है कि हाइंडसाइट इज ऑलवेज 20/20। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि यार अगर मैं उनकी जगह होता ना तो मैं ये करता, वो, ये सब बड़ी बेकार की चीजें हैं, तो मैं इन सब चक्रों में नहीं पड़ूंगा। नेहरू जी का बड़ा योगदान था एजुकेशन को लेके, IITs को लेके, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। लेकिन कश्मीर वॉज अ ब्लंडर मैन्युफैक्चर्ड बाय नेहरू, राइट। अगर यही चीज सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में होती, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं थी अंदर घुसने की, मार मार के उनको ना घसीट के ले जाते लाहौर तक। बिकॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द मैन हु वॉज एक्सट्रीमली फोकस्ड, एक्सट्रीमली पेट्रियोटिक, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कहते थे अगर भारत के हित में तो मैं काम कर दूंगा, बाद में देख लेंगे, कर दो। तो जो बंदा ना एक्शन ऑर्डर कर ले, जो इंसान जिम्मेदारी ले ले, जो इंसान ये कहे कि जाओ एक्शन करो, मैं देख लूंगा, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, ये बहुत बड़ी बातें होती है दोस्तों। केवाडिया गुजरात में एक बहुत बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है। वहां पे प्रधानमंत्री मोदी गए, उन्होंने नमन किया, उन्होंने जलाभिषेक किया, उन्होंने फूलों से वो फ्लोरल ट्रिब्यूट पे करे उन्होंने, और उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस वहां पे मनाया। और वहां पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी थी, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ भी थे, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह भी थे, और होस्ट ऑफ अदर डिग्निटरीज विद देयर। ये सब लोग वहां पे थे और ये राष्ट्रीय एकता दिवस वहां पे मनाया गया। तो आप सबको दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई थी उनमें सबसे बड़े हीरोज में से एक थे, जिनके बारे में अनफॉर्चुनेटली हमें इतना पढ़ाया नहीं जाता, स्कूल में बच्चों को इतना नहीं पढ़ाया जाता। हमें सिर्फ एक किस्म का कि ये हो गया इसलिए आज़ादी मिल गई, वो हो गया, मैं चक्रों में नहीं पढ़ूंगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो लोग असली लोग थे ना, जिन्होंने बहुत कुछ करा देश की आज़ादी के बाद भी, कि देश आज़ाद रहे, 15 अगस्त के बाद भी एफर्ट्स थे देश को तोड़ने के ना, देश आज़ाद रहे, उन लोगों को भी आज हमें नमन करने का मौका मिलता है। अ बिग सल्यूट टू द आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब दोस्तों हम आते हैं बिरयानी और कबाब। दोस्तों ऐसा है कि मैं तो थक गया यार, मेरी आंखों के नीचे आपको गड्ढे दिख रहे होंगे यहाँ पे। ये पाकिस्तानी टीम, पता नहीं ये चाहते हैं कि दुनिया हमें बेइज्जत करे, ये चाहते हैं कि सब लोग मिलके पाकिस्तान एक मखौल बने, जलील, पता नहीं क्या चाहते हैं। अब देखिए, ये कल की खबर है ये, ठीक है। अब ये पहुंचे कलकत्ता, ठीक है जी। पाकिस्तानी टीम ये होटल में बैठे थे। होटल में इन्होंने क्या करा कि इन्होंने बोला कि हम होटल का खाना नहीं खाएंगे। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी टीम है, 5 स्टार होटल में, जाहिर सी बात है वहाँ पे बैठी होगी, 5 स्टार होटल में रह रही होगी। इन्होंने बोला नहीं यार, ना, ये तो हो ही नहीं सकता, हमें खानी है बिरयानी। अब पता नहीं बिरयानी में ऐसा क्या है जो इनको 24 घंटे बिरयानी खानी है। बिरयानी इज फुल ऑफ कार्ब्स, और वो मीट भी होता है उसमें, ओवर कुक्ड होता है, ठीक है। इनको बिरयानी खानी थी, तो इन्होंने क्या ऑर्डर करा मैं आपको बताता हूँ। देखो, मुझे तो पढ़ के भी हंसी आ रही है। इन्होंने बिरयानी, कबाब और चाप ऑर्डर करे, 3 डिशेज इन्होंने ऑर्डर करी। फिर मीठा शीठा भी उन्होंने ऑर्डर करा। और इन्होंने आई थिंक कोई फूड डिलीवरी ऐप होगा, तो फूड डिलीवरी ऐप से इन्होंने ऑर्डर करा। और रेस्टोरेंट से, जमजम रेस्टोरेंट है, बड़ा फेमस है कलकत्ता का, जमजम रेस्टोरेंट से इन्होंने बोला कि चलो हम ऑर्डर करते हैं। तो खूब ढेर सारा खाना आया। इसके पीछे वसीम अकरम हो गए गुस्सा। वसीम अकरम कहता है यार तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है, सारे मैच तुम हार रहे हो, ठूस ठूस के तुम डेली खा रहे हो,
एक बार वसीम अकरम का पहले भी बड़ा वायरल हुआ था, कह रहा 8-8 किलो तुम लोग निहारियां खा रहे हो यार, तुम क्या आदमी हो, तुम बकासुर हो, ये क्या दानव प्रवृत्ति है तुम्हारी यार। ये हम बचपन में देखते थे टीवी सीरियल की, वो कुंभकर्ण सो रहा है और फिर कुंभकर्ण जब उठता है तो हजारों दास दासियां आते हैं उसके मुंह में खाना डालते हैं तब वो उठते। ये पाकिस्तानी टीम ऐसे क्यों असुरों की तरह बिहेव करती है, आई डोंट नो यार। कभी तुम लोगों ने खाना नहीं मिला यार, यूर स्पोर्ट्समैन। वसीम अकरम ने बिल्कुल ठीक बात बोली, वो गलत नहीं बोल रहा, वो सही बोल रहा है। कह रहा भाई तुम पाकिस्तान का झंडा तुम्हारी टी शर्ट पे लगा हुआ है, तुम देश के लिए खेल रहे हो, यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, यू आर प्रोफेशनल एथलीट्स, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ ड्यूटी टुवर्ड्स योर ओन फिटनेस। आपकी खुद की फिटनेस के लिए कोई ड्यूटी है कि नहीं है? और बिरयानी, कोरमा, चाप, क्या ये कोई खाना होता है खाने का स्पोर्ट्समैन का? आप कभी कोहली की डाइट देखो यार, विराट कोहली की, जो इंडियन क्रिकेटर्स खाते हैं, फॉरेनर्स खाते हैं, जो इंग्लैंड वाली टीम खाले खाते हैं, जो चिकन भी खा रहा है, ग्रिल्ड खा रहा है यार, ठीक है, कोई ब्राउन राइस खा रहा है, कोई कहता है मैंने सी फूड खाना है थोड़ा सा, कोई कह रहा है मैं सैलेड और सूप ले रहा हूं, कोई कहता है मैंने टोफू, क्योंकि स्पोर्ट्समैन की डाइट ही है ये। आधा समय तो बॉइल्ड खाना, बॉइल्ड इन द सेंस नॉट बॉइल्ड बट वेरी लाइट इन स्पाइसेस, हाई ऑन फाइबर, ये खाना स्पोर्ट्समैन खाते हैं। यहां पे डेली क्विंटलों के हिसाब से इनका पेट ही नहीं भर रहा पाकिस्तानियों का। ये हैदराबाद में गए, हैदराबाद की बिरयानी देख के पागल हो गए ये लोग। पता नहीं खाने का क्या कल्चर है पाकिस्तान में कि मुंह से, नाक से, कान से, हर जगह से खाओ खाओ। क्यों? यू आर स्पोर्ट्समैन, आपको कम, हमारे यहां तो ये भी कहावत है, पता नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि भाई 3 रोटी की भूख है, 2 रोटी खाओ, पेट में हर समय थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, फील लाइट। ये तो ठूस ठूस के, जस्ट इमेजिन, ये होटल के खाने से खुश नहीं है, ये फूड डिलीवरी ऐप से इनको बिरयानी, ओ पहाड़ बिरयानी के खा रहे हैं, निहारियां चल रही हैं, पता नहीं क्या यार। और अच्छा, इसकी भी शर्म नहीं है कि लगातार मैच हार रहे हैं, अफगानिस्तान से हार गए, सबसे हार गए, और फिर हार के क्या करा, जैसे पुरानी पिक्चरों में देखते कि हीरो जब हीरोइन उसको छोड़ के चली जाती है तो गम में शराब पीता है। बाबर आजम जब हार गया तो गम में बिरयानी ऑर्डर करता है। इसने डाउनलोड करा जोमेटो, बोला कि लाओ भैया फूड ऐप से लाओ, बिरयानी लाओ, चाप लाओ, कोरमा लाओ, कबाब लाओ, सब इसने ऑर्डर कर दिया। अब देखते हैं क्या करें। अब जितने भी पुराने पाकिस्तानी प्लेयर हैं इनसे बड़े खफा हैं यार, बड़े गुस्सा हैं, कह रहे हैं यार तुम इंडिया खाना खाने गए थे। अब जब लोग मुझसे कह रहे थे कि पाकिस्तान में खाने की बड़ी प्रॉब्लम, मैं कह रहा यार तुम लोग ज्यादा एग्जैजरेट मत करा करो यार, ऐसे ही बड़ा चढ़ा के पाकिस्तान में खाना नहीं मिलता, मैंने बोला क्यों नहीं मिलता यार, अच्छा खासा ठीक ठाक बड़ा मुल्क है, 24-25 करोड़ का छोटा मुल्क नहीं है वो, इट्स नॉट अ स्मॉल कंट्री। तुम क्या कहते हो वहां पे खाना वाना नहीं मिलता? अब मुझे पता लगा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो ऐसे खा रहे हैं भारत में आके कि कभी जिंदगी में इनको भरपेट खाना नहीं मिला। ये तो बावले हो गए बिल्कुल पाकिस्तानी यहां पे आके, हैदराबाद की पूरी बिरयानी खा गया। मुझे लगता है हैदराबाद में भी 6 महीने तक बिरयानी मिलेगी, दे हैव ईटन इन एडवांस, पूरे हैदराबाद की चपत कर गए बिरयानी। अच्छा, इसने भी बोला, वसीम अकरम ने बोला कि यार देखो तुम लोग ऐसा क्यों करते हो यार, यू आर क्रिकेटर्स, यू आर स्पोर्ट्स, तुम लोग एथलीट हो यार, एथलीट की तरह रहो। पेट तुम्हारे निकले हुए हैं, फील्ड में तुम भाग नहीं पाते, कोई जमाई ले रहा है फील्ड में। अब ठीक है, तुम 2 किलो बिरयानी रात को खाओगे तो सवेरे तुम क्या ही खेलोगे यार, है ना? थोड़ा सा अगर नॉनवेज ही खाना है तो ग्रिल्ड फिश खा लो, ग्रिल्ड चिकन खा लो, थोड़ा सा सैलड्स, सूप, ईट हेल्दी, प्रोटीन वाला खाना खाओ। पूरा का पूरा भैंसा ही निगल लोगे तब जाके तो तुमसे फास्ट बॉलिंग होती, ये तो हाल है तुम्हारे, और फिर तुम हार भी जाते हो। बेचारा भैंसा भी गया, तुम भी गए, हैं भाई। एक मैंने छोटा सा पोएम लिखी है इसमें, इनका मैच चल रहा है ना अभी, पाकिस्तान और बांग्लादेश का। लिखा है मैंने कि नजर में थाली है, पाकिस्तान की वार्निंग है ये, बांग्लादेश की टीम से तुम खेल रहे हो, ध्यान रखना। मे द बेस्ट टीम विन, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान हार जाएगा, मैं कह रहा हूं मे द बेस्ट टीम विन यार, जो बढ़िया है वो जीतेगा ये मैच, ठीक है, जिसने जोश से खेल लिया वो जीतेगा। इसमें मैंने लिखा है कि नजर में थाली है, नजर में थाली है, पिच बिल्कुल खाली है और सामने खड़ा बंगाली है। ठीक है भाई पाकिस्तान, अब तुम देख लेना, क्योंकि जो बांग्लादेशी टीम है ना वो पूरा बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल जोश भर के आएगी खेलने के लिए। वो मैच हार रहे हैं जीत रहे हैं वो अलग बात है, बट दैट इज अ टीम विद अ लॉट ऑफ पैशन एंड दोस पीपल आर बेसिकली, बांग्लादेशी पीपल आर एनीवे वेरी पैशनेट यार, वो मतलब हर चीज बड़े सीरियसली लेते हैं। वो यहां पे गाना नहीं है कोलकाता नाइट राइडर्स का, कॉर्बो लड़बो जीतबो रे, वो वाली फीलिंग है, दिस साइड ऑफ द बॉर्डर एंड दैट साइड ऑफ द बॉर्डर ऑल्सो, वो भी ऐसे ही है, कॉर्बो लड़बो जीतबो टाइप के।
द बंगाली फाइटिंग स्पिरिट, यू विल फेस दैट. गॉड ब्लेस, मे द बेस्ट टीम विन, मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन थोड़ा सा यार तमीज से ना, इतना ये बकासुर की तरह जो क्विंटल क्विंटल तुम लोग खाते हो, थोड़ा सा कंट्रोल करो, ये स्पोर्ट्स पर्सन. ठीक है. पाकिस्तान का जो हेड कोच है ग्रैंट ब्रैडबर्न, उसने क्या बोला, वो ये कहता है कि जनाब हमारे जो लड़के हैं वो इसलिए नहीं खेल पा रहे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, क्योंकि यार फॉरेन कंडीशंस हैं इंडिया, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा क्या, ये कंडीशंस ही अलग हैं. फिर कहता है कि हर मैच एक अलग स्टेडियम में. अरे देखो हमारे पास ऐसा थोड़ा ना पाकिस्तान जैसे कि 3 ही स्टेडियम है, यहां पर तो कई 100 स्टेडियम है, कहीं पे भी मैच हो जाएगा. और डिमांड है हर एक स्टेट की, यार हमारे यहाँ भी एक मैच होना चाहिए. हमारे पास तो धर्मशाला में मैच हो रहा है, अहमदाबाद में भी हो रहा है, हैदराबाद में, कलकत्ता में. आप बताओ कहाँ पे मैच, लखनऊ में, हर जगह मैच होगा, दिल्ली में भी होगा. इतना बड़ा देश है. फॉरेन कंडीशन है साहब, इसलिए हम नहीं खेल पाए. फॉरेन कंडीशन ऑस्ट्रेलिया के लिए लोकल कंडीशन है, श्रीलंका के लिए लोकल कंडीशन है, बांग्लादेश के लिए है, अफगानिस्तान के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के लिए लोकल कंडीशन है. लोकल कंडीशन सिर्फ भारत के लिए यार. आपने कभी किसी और टीम को देखा? आपने बांग्लादेश को देखा रोते हुए? नो. अफगानिस्तान को नो. साउथ अफ्रीका नो. सिर्फ रोने वाले सिर्फ पाकिस्तानी. और ये तो गोरा है यार, ग्रैंट ब्रैडबर्न, क्या नाम है इसका, ग्रैंट ब्रैडबर्न. इसकी मैंने फोटो देखी थी. ये तो गोरा आदमी है यार. ये भी पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानियों की तरह विक्टिम कार्ड प्ले करने लग गया. ये भी पाकिस्तानी बन गया है कि हम इसलिए हारे क्योंकि हमारे खिलाफ साजिश थी. इसने साजिश नहीं बोला, ये भी बोल देगा देखना 2 दिन के बाद. ये ज्यादा पाकिस्तान में रह गया तो बोलेगा मेरा नाम है ग्रैंट साजिश ब्रैडबर्न, माय मिडिल नेम इज साजिश. ये सब के सब ऐसे हैं. ये कह रहा है कि हमें देखो, दिस टूर्नामेंट इज ऑन फॉरेन कंडीशंस फॉर अस, नन ऑफ आवर प्लेयर्स हैव प्लेड हियर बिफोर, एवरी वेन्यू इज न्यू इंक्लूडिंग दिस वन. वेन्यू तो नहीं होगा यार, इतने स्टेडियम है भारत में, कहीं हो रहा है, कहीं हो रहा है. ये चाहते हैं कि हैदराबाद में लैंड करें, सारे मैच हैदराबाद में खेलें और हैदराबाद से वापस चले जाएं और वहीं पे बिरयानी कोरमा खाएं, डबल का मीठा, खुबानी का मीठा, ये सब खा खू के 10 किलो वजन बढ़ा के वापस. ऐसे नहीं होता यार. टीम इंडिया भी हर जगह खेली है, यहां खेली, वहां खेली, ऑस्ट्रेलिया भी हर जगह खेली. ऑल टीम्स ट्रेवल, ऑल टीम्स प्ले हियर एंड देयर यार. ये तो हर एक टीम का हाल है, और सिर्फ पाकिस्तान को प्रॉब्लम है. नाचना है आंगन टेढ़ा. अच्छा, रशिया का ये जो दोस्तों डिमिट्री पेस्कोव है, क्रेमलिन का स्पोक्स पर्सन है भाई, ये क्रेमलिन का. ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो दागिस्तान के एयरपोर्ट वाला चक्कर है ना, जहां पे भीड़ आई थी अल्लाह अकबर बोलते हुए और हवाई जहाज को ढूंढने के लिए कि इसमें यहूदी मिलेंगे तो हम उनको मार देंगे. डिमिट्री पेस्कोव ये कहता है कि यार इसमें सब जानते हैं, एवरीबॉडी नोज दैट ये वेस्ट की साजिश है. व्हाट डू यू मीन एवरीबॉडी नोज? कौन जानता है भैया दिमित्री? हम तो नहीं जानते. देखो सुनो, रूस हमारा दोस्त है, भारत और रूस बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये चूरनबाजी मत करा करो. ये डोंट बिहेव लाइक अ पाकिस्तानी. ये तुम्हें कब से बीमारी लग गई पाकिस्तानियों वाली कि सब जानते हैं? पाकिस्तानी भी ऐसे ही बोलते हैं दोस्तों, कभी भी देखना. आप बोलोगे कि ये काम कैसे हो, अरे सभी जानते हैं. उनके पास कोई लॉजिक नहीं, सभी जानते हैं. ये रशियंस ने भी यही मार दी भंड इस बार. एक बात बताओ छोटी सी, दागिस्तान इज द हब ऑफ रेडिकलाइजेशन इन रशिया. इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन दागिस्तान में भरा हुआ है. ये कहते हैं वेस्ट ने साजिश कर दी. वेस्ट ने कैसे साजिश कर दी यार? आप बताओ मुझे कोई समझाए, कोई प्रूफ दे, कोई सबूत दिया इन्होंने? नहीं, बस ऐसे ही फेंक दिया इन्होंने, वेस्ट ने साजिश. कोई वेस्ट ने साजिश नहीं करी. वो जहर वहां पे ऑलरेडी था दागिस्तान में. बस कुछ ट्वीट, कुछ व्हाट्सएप, कुछ सोशल मीडिया ग्रुप्स, कुछ र्यूमर्स, पहुंच गए. अल्लाह अकबर, काटो यहूदियों को. इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल. आप कोई वेस्ट की साजिश मत करो, वही यहूदियों का प्लेन आप कराची में लैंड करवा दो, पूरा कराची आ जाएगा मारने के लिए, या लाहौर या इस्लामाबाद या हैदराबाद, सिंध. आप कहीं पे भी यहूदी डाल दो, जहां पे भी ऐसा है. सिर्फ जैसे मुस्लिम कंट्रीज में सऊदी अरेबिया है, वहां पे ये सब नहीं होगा. यूएई है, वहां पे सब नहीं होगा. मलेशिया में नहीं होगा, इंडोनेशिया में नहीं होगा. ये सेंसिबल कंट्रीज है, दीज आर सेंसिबल कंट्रीज. बट अगर आप उनको दागिस्तान में भेजोगे, बीच में रशिया के बीच में, रशिया तो सेंसिबल कंट्री, पर दागिस्तान का एरिया हाईली रेडिकलाइज्ड एरिया, हाईली रेडिकलाइज्ड यार. तो मुझे लगता है कि रशिया को रादर देन ब्लेमिंग द वेस्ट, ठीक है, ये कहना कि वेस्ट इंटरफियर कर रहा है रशिया के. आपने वेस्ट को यूक्रेन में तो इंटरफियर नहीं करने दिया, दागिस्तान में बड़ा कर रहा है वेस्ट इंटरफियर. उसकी बड़ी औकात हो रही है वेस्ट में इंटरफियर करने की दागिस्तान में. भाई देखो, आपको क्या करना है, आपको एक बात समझनी है कि आपके बीच में टेररिस्ट की मानसिकता के लोग रहते हैं, ठीक है, जो कभी भी मॉब बना के किसी को भी मार सकते हैं. आज वो यहूदियों को ढूंढ रहे थे मारने के लिए, कल रूसियों को मारेंगे, ठीक है. इनको किसी ने भड़का दिया, फिर चाकू वाकू लेके घर से निकल जाएंगे सर तन से जुदा करने के लिए. तो आपको इनको कंट्रोल करना है, ठीक है, और आपको इनको डीरेडिकलाइज करना और वापस मेन स्ट्रीम में इनको डालना है. वरना इनको ऐसे ही छोड़ दिया ना, ये किसी दिन मैं बता रहा हूँ निकलेंगे और रशियंस के पीछे भागेंगे फिर ये हाथ में चाकू लेके.
तो बी वेरी केयरफुल, रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन इज ऑलवेज डेंजरस, कहीं की भी हो। तो दोस्तों यहां पे मेरा वीडियो अभी खत्म होता है और अब मेरे पास क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। ये भानु तेज, जय हिंद सर। जय हिंद भानु जी। ये करंट सिनेरियो है रशिया यूक्रेन वॉर का, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट का, सप्लाई चेन इंपैक्ट ऑन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन भानु जी, एंड लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू। चाबी यही है भारत के लिए, जो आपने बोला है ना, चाबी यही है। लोग बात कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर की, फोर्थ वर्ल्ड, फिफ्थ, ये कुछ नहीं है, ये सब फालतू की चीजें हैं। जो आपने बात बोली है ना, सप्लाई चेन रेजिलियंस, दैट इज द कोर ऑफ आत्मनिर्भर भारत। क्या भारत को इंपैक्ट पड़ेगा? 100%। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, 20-25 दिन हुए हैं, ये इनकी लड़ाई शुरू हुई है ना, 20 दिन इजराइल की, इससे भी फर्क पड़ेगा। रशिया की लड़ाई से यूक्रेन के साथ ऑलरेडी फर्क पड़ रहा है। जो मेन इंपैक्ट भारत में है, हाँ ठीक है, स्ट्रेटजी हैं, टैक्टिक्स हैं, कुछ इसका इंपैक्ट यहां पे हो सकता है, वो स्टडी चलती रहेगी, हो सकता है इंपैक्ट हो भी, लेकिन जो असली बात है वो आपने जो मेंशन करी है, वो असली बात है। दैट इज वाई मेक इन इंडिया सो इंपॉर्टेंट। आप भारत से लेते रहो, कल वो मुल्क अगर किसी लड़ाई में फंस गया, आपकी सप्लाई चेन कट हो जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है। दूसरा है सप्तर्षि, जैन मेजर साहब, जैन सप्तर्षि जी। इनका सवाल है कि क्या ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है? नहीं, ईरान तो इसका हिजबुल्लाह और हमास से कोई लेना देना नहीं, ये तो पहले से बना रहा है। ईरान का जो क्वेस्ट फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, ये तो इजराइल दशकों से बोल रहा है कि बॉस ये बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑल्सो प्रायर टू मोसाद हैड असैसिनेटेड ईरान्स टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरजादे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये इसका मोहसिन फखरजादे से कोई लेना देना नहीं है और हिजबुल्लाह और हमास से। देखिए, इसका सिंपल सा मैटर है कि ईरान चाहता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हों। ठीक है जी, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि ईरान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो इजराइल तो है ही, लेकिन ईरान ग्रेट सेटन किसको कहता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। हमास और हिजबुल्लाह जो है ना, ये टूल्स हैं ईरान के, ईरान फंडेड टूल्स हैं इजराइल को परेशान करने के लिए, वेस्ट को परेशान करने के लिए। आप ये समझ लीजिए, जैसे किसी ने बोला था ना कि चाइना ने, ये आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं, आई एम नॉट मेकिंग इट अप माई सेल्फ, मतलब ये मैंने पढ़ा है कहीं पे, कि कहते हैं कि चाइना हैज 2 मैड डॉग्स, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। चाइना ने 2 पागल कुत्ते पाले हैं, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। उसी प्रकार से ना ईरान ने 2 पागल कुत्ते पाले हैं, हमास और हिजबुल्लाह। ये जब बोलते हैं भौंको तो ये भौंकते हैं, जब बोलता काटो तो काटते हैं। अभी भी ये हुआ था, 7 अक्टूबर का यही केस है। इट इज ऑल फंडेड बाय ईरान। तो ईरान चाहे जितना भी मना करे, बात यही है। तो मुझे लगता है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स का मामला है, ये पैरिटी का मामला है, इजराइल का मामला है, लार्जर इस्लामिक वर्ल्ड पे अपना दबदबा बनाने का है। जैसे पाकिस्तान अक्सर ये कहता है ना कि हम वाहिद एटमी मुल्क हैं, जो मुस्लिम एटमी मुल्क हैं, वाहिद। ये पाकिस्तान का क्लेम टू फेम है। ठीक है, चाहे वहां के बच्चे को ABCD ना आती हो पढ़ने में, चाहे वहां पे लोग बिल्कुल दिमाग से पैदल हों और उन्होंने कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दुनिया के लिए ना कराओ 76 साल में, छोड़ के 2-4-5 एक्सेप्शंस विच आर ऑलवेज देयर इन एनी केस हाउएवर बैड, लेकिन पाकिस्तान को इस चीज का बड़ा फक्र है। तो ये बात है दोस्तों। प्रिया सिंह, नमस्ते सर। नमस्ते प्रिया जी। मेरा सवाल यह है कि भारत के लिए क्या यह पॉसिबल है कि एंट्रीज एंड टेरिटोरियल आर्मी इंक्रीज करे, टेरिटोरियल आर्मी में जो भर्ती इंक्रीज करे, एंड दे कैन कॉम्पनसेट द कॉस्ट बाय कटिंग डाउन कॉस्ट एंड अदर बेनिफिट्स विच टीए गेट्स? According to me, it will be highly beneficial to build an army among civilians to combat situations in which TA can internally operate when the bordering enemy is miscreants. प्रिया सिंह जी, ऐसा है ना कि टीए का काम अलग है। मैं आपको बताता हूं, जब टीए बहुत अच्छा काम करती है, टेरिटोरियल आर्मी, इसमें कोई शक नहीं है, बट जब हम काइनेटिक ऑपरेशंस की बात करते हैं ना, जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, यू नीड रेगुलर सोल्जर्स। जैसे टीए वाले 2-3 महीना फौज में रहेंगे, फिर अपना सिविलियन काम भी करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं नेशन बिल्डिंग में। उनका भी बहुत, वी आर ग्रेटफुल फॉर देयर सर्विस एंड आई थिंक दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। इंडिया में तो टीए डज अ ग्रेट जॉब। बट जब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की, वो फिर मामला अलग हो जाता है। देन इट्स अ सेपरेट केस ऑल टुगेदर। फिर उसको रोकना, उसको टोकना, वहां पे जिस तरीके का रिस्पॉन्स आप करते हैं, दुश्मन आपको करता है, दिस गिव एंड टेक वाला ना, जो मैं रोक टोक की बात कर रहा हूं, वहां से आया आपने, ये चीजें, दिस रिक्वायर अ लाइफ टाइम स्टडी इन वॉर फाइटिंग। ये पार्ट टाइम नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए आपको डेडिकेटेड सोल्जर्स चाहिए जो यही काम करते हैं। और जो आपने बोला कि खर्चे कम होंगे, देखिए खर्चा कम करने की ऑलरेडी कोशिश कर रही है फौज, लेकिन खर्चा आप इतना मत कम करिए कि मामला ही खर्च हो जाए पूरा।
तो आई डोंट अग्री मैडम विथ योर पॉइंट, मैं मैम आपकी पॉइंट से अग्री नहीं करता हूं इस मामले में। और मैं कहता हूं कि नहीं, लेट द फौज बी लाइक इट इज। यू नीड पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग, लगातार जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, लगातार जिनको पता है कि क्या करना है दुश्मन के खिलाफ। और ये आपको एक फौज रखनी पड़ेगी जो वन कहते हैं ना, व्हेन पुश कम्स टू शव देन दे परफॉर्म, ये इस टाइप की है। इंडियन आर्मी इज द फाइनल इंश्योरेंस फॉर इंडिया। ये पूरे भारत का बीमा है इंडियन आर्मी। भगवान ना करे कभी कुछ अगर गलत हो तो इंडियन आर्मी जवाब देगी भारत के लिए। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।